Hi guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स। तो लीगल करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे फेब्रुअरी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वीडियोस किसके लिए हेल्पफुल हैं? देखिए, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है ना, लाइक क्लैट आप दे रहे हैं, एलेट आप दे रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। चाहे आप क्लैट एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एलएलएम का, ठीक है, एलेट का अगर आप एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस आपको। एमएचसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनलैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनएलसैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं घुसती हूँ आपको, बट फिर भी अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है ना, बिना ज़्यादा टाइम लिए बिल्कुल आपको बता देती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं आपको ये बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, मतलब क्या चीज़ आपको याद करनी है और क्या चीज़ आपको समझनी है बस। ठीक है, तो इसलिए आपके जो नोट्स होंगे वो कंसाइज नोट्स होंगे, डिटेल में नहीं होंगे। जितनी ज़रूरत है डिटेल में जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत है, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज वीडियोज़। अगर आप एक एडवोकेट हैं तब भी आपको ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट, आपको पता चलेगा कौन से रिसर्च टॉपिक्स हैं, कौन से रीसेंट टॉपिक्स हैं, और या बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये वीडियोस। देखिए, और एक और बात बता दूं, अगर आप क्लैट एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लीगल न्यूज़, नॉट लर्न। बट अगर आप कोई भी अगर आप क्लैट एलएलएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएलएट इन सब के लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। तो ये था जो मुझे बताना था। चलिए आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. The governor's role in approving a bill. So इसके अंदर थोड़ी सी बातें समझने वाली है और कुछ पीछे वाली स्टोरीज बताने वाली है, तो फटाफट से करेंगे। तो बिल का मतलब क्या होता है? जब कहीं पर भी आप बिल पढ़ोगे ना लॉ की, उसमें या लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें, तो बिल का मतलब होता है इट इज़ अ proposal that this should be done or this should be the law, that this should be the law, ठीक है ना। तो अभी ये मतलब अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, तो अभी ये लॉ नहीं है, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। जो ये कह रहा है वो हो नहीं गया है, उसके लिए प्रोसीजर के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। तो मेंबर्स डिस्कस करेंगे, मेंबर्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के वो डिस्कस करेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेकर आ रही तो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। एंड फिर स्टेट लेवल पे क्या होता है, गवर्नर का एसेंट मिलता है। एसेंट का मतलब, एसेंट वर्ड का मतलब होता है अप्रूवल। तो लास्ट स्टेप जो होता है ना, कि जब बिल जो है वो लॉ बनता है, वो होता है कि गवर्नर का एसेंट मिलता है। स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल पास करिए तो प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, मतलब प्रेसिडेंट अप्रूव करता है बिल को। तो ये है बिल की स्टोरी पता चल गई। नोट इसमें से कुछ नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है तमिलनाडु की। तो जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो तमिलनाडु ने एक बिल पास किया, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि जितने भी इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में, ग्रेजुएट कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, इसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे गरीब हैं और जिनकी इंग्लिश वीक है वो कोचिंग नहीं ले सकते, एंड इसलिए हम जो एडमिशन हमारे तमिलनाडु के कॉलेजेस में वो 12 मार्क्स के बेसिस पे ही देंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीट, ठीक है ना। तो ये स्टोरी है। तो ये बिल ये लेकर आए, गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने वापस भेज दिया। तो वो अब हम पढ़ेंगे, तो पढ़ लेते हैं। तो हमें इतना याद रखना है कि जो नीट बिल वाली स्टोरी है वो कौन सी स्टेट की है? तमिलनाडु की। इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं। The Tamil Nadu Assembly has once again adopted a bill on the exemption of the NEET exams that was earlier returned by Governor R.N. Ravi. तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है जिन्होंने ये गेम लगा रखी है? तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. Ravi, ठीक है ना। द गवर्नर, ये नोट करिए, तो द गवर्नर रिटर्न द बिल स्टेटिंग दैट इट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूरल एंड पुअर स्टूडेंट्स। तो गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं, ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट है। द गवर्नर विल नाउ हैव टू ग्रांट हिज एसेंट टू द बिल एज मैंडेटेड बाय आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये एक रूल है कि अगर एक बार देखो, पहली बार क्या किया, तमिलनाडु ने बिल भेजा पास करके गवर्नर के पास, गवर्नर ने वापस भेज दिया, ठीक है। सेकंड टाइम भी तमिलनाडु ने अब पास करके गवर्नर के पास भेज दिया। तो अब क्योंकि सेकंड टाइम भेजा है तो गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200
ये पावर नहीं है कि वो वापस भेज सके बिल को. द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ द आर्टिकल इनेबल्स दैट द गवर्नर टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन. पहली बार में रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ठीक है. इफ द बिल इज पास्ड अगेन एंड प्रेजेंटेड फॉर एसेंट, द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयरफॉर. तो गवर्नर को अप्रूव करना ही पड़ेगा. द गवर्नर डज नॉट हैव डिस्क्रिशन ऑन मैटर्स ऑफ असेंबली एंड इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्रियल काउंसिल इवन ऑन मैटर्स वेयर ही और शी माइट बी विदहोल्डिंग एसेंट. तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात करी जा रही है. रिमूव पीनल क्लॉजेस फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल. तो पीनल क्लॉजेस मतलब पनिशमेंट क्लॉजेस. पनिशमेंट की जो चीज़ें कहा गया है, क्लॉजेस या जो लॉ जो बात करता है पनिशमेंट के बारे में बिल के अंदर, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल से निकाल देनी चाहिए. पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्या होता है? जो हमारी इंडिया की बढ़ती आबादी है, ठीक है ना, वो उसको रोकने के लिए कि ठीक है ना, हमारे दो टाइप्स वाला वो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल. अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने प्रपोज किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश लेकर आई थी. पूरा यूपी बिल ही है, अभी वो लॉ नहीं बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई, तो राज्यसभा में डिस्कशन चल रही थी. द राज्यसभा डिस्कस्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल ऑन पॉपुलेशन रेगुलेशन मूव बाय भारतीय जनता पार्टी राकेश सिन्हा. During the discussion, another BJP member, Vikas Mahathir, sought the removal of penal clauses from the bill, stating that if a family was penalized for more than 2 children, then the third child would develop a feeling that he is unwanted child. तो वो कहते हैं कि अगर 2 बच्चे हो गए और उसके बाद तीसरा होता है तो वो मतलब उनको पनिशमेंट, तो वो तीसरा बच्चा जो है वो अनवांटेड फील करेगा, तो इसलिए पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थॉट फॉर द नेशन, देयरफॉर आई से वी कैन डू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग, ही सेड. Mr. Mahatme said though he supported the bill, he felt it could encourage sex selection and would lead to female feticide. ठीक है, तो ये सारी ओपिनियंस है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की डिस्कशन हुई. किसने इंट्रोड्यूस किया था बिल? राकेश सिन्हा ने, ठीक है ना. और कहीं ना कहीं 2 बच्चे अलाउड होंगे उसमें, और 3 बच्चे अगर करोगे तो पनिशमेंट भी हो सकती है. वाइल मूविंग द बिल, मिस्टर सिन्हा सेड इंडिया had a land availability of only 1.2 hectare per person, while the resources that get regenerated automatically was 0.243 only. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मीडिया वन जो एक न्यूज़ चैनल है, उसका गवर्नमेंट ने जो टेलीकास्ट की परमिशन होती है वो कैंसिल कर दी. द गवर्नमेंट हैज साइटेड नेशनल सिक्योरिटी रीजंस इन केरला हाई कोर्ट फॉर कैंसिलिंग टेलीकास्ट परमिशन टू द मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन. तो मीडिया वन को क्या रीज़न दिया? उनकी सबसे पहले तो टेलीकास्ट परमिशन जो थी वो कैंसिल कर दी गई. और क्या रीज़न दिया गया? सिक्योरिटी रीजंस. तो ऑब्वियसली मार्च के अंदर हम इसके बारे में बहुत कुछ और पढ़ेंगे. ये अल्टीमेटली केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ डिसाइड किया है उसके ऊपर, ठीक है. तो मीडिया वन याद रखना है, मलयालम चैनल टेलीकास्ट परमिशन कैंसिल कर दी गई, और रीज़न क्या दिया गया? सिक्योरिटी. रिस्टोर 27% ओबीसी कोटा सेज महाराष्ट्र पैनल स्टेट बैकवर्ड क्लास. तो क्या हुआ? महाराष्ट्र ने ओबीसी कोटा दे दिया. किसको? कहाँ पर? ओबीसी कोटा दिया ओबीसी को. कहाँ पर? लोकल बॉडी लोकल पोल्स में, ठीक है, लोकल बॉडी पोल्स में. और कितना परसेंट दिया? 27%. ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद ये हो गया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में. तो ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास डाटा है कुछ, ठीक है ना, विच विल बी रेलिवेंट, ठीक है. तो जनवरी 19 को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द कमीशन टू सबमिट एन इंटरिम रिपोर्ट आफ्टर द स्टेट हैड इन्फॉर्म द कोर्ट दैट इट हैड सम डाटा ऑन ओबीसी विच इज रेलिवेंट फॉर द अपकमिंग लोकल पोल्स, ठीक है ना. तो कमीशन बनाया गया. कमीशन को हेड किसने किया? अनंत निरगुड़े ने, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है कि जो कमीशन बनाया गया वो हेड किसने किया. तो ये 5वां पॉइंट जो है ये नोट करना है. सबमिटेड द रिपोर्ट टू महा. तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में क्या कहा? द फिगर ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन इन द स्टेट इज 38%, ठीक है. ये हमारे लिए 6 पॉइंट हो गया. कितने इन्होंने बोला? 38% है, ठीक है. द महाराष्ट्र, और इसने बोला, इस कमीशन ने सुजेस्ट किया कि हाँ जो कोटा है वो होना चाहिए. द महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन इंटरिम रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड to the Maharashtra government to restore and grant 27% reservation which is already prescribed by various enactments, ठीक है. तो ये हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ दे देनी चाहिए. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया वो आपको मार्च में पता चलेगा, मार्च वाली वीडियोस. कर्नाटका हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग. ये इंपॉर्टेंट है.
हमें ये याद रखना है कौन से हाई कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन मतलब खत्म कर दिया बैन किस चीज़ पे, ऑनलाइन गेमिंग पे, ये इंपॉर्टेंट है. In a relief to online gaming operators and players, the High Court of Karnataka declared as unconstitutional certain provisions of Karnataka Police Amendment Act 2021, which prohibited and criminalized the activities of offering and playing online games by risking money or otherwise, जिसमें पैसा लगता था और games खेलते थे. The bench also restrained the government from interfering with the online gaming business and allied activities of the petitioner, while making it clear that nothing in this judgment shall be construed to prevent an appropriate legislation being brought about betting and gambling in accordance with the provisions of the Constitution. अब इसमें से हमें क्या याद रखना है, कर्नाटका हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन, ये पूरा ही लिखो डाउन बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग. ठीक है ना. तो किस चीज़ के अंदर उन्होंने बैन लगाया था कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट. ये नोट कर लो, कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021. ठीक है ना. क्या करता था ये, विच प्रोहिबिटेड, कि पैसा लगा के गेम खेल रहे हो उसको मना करता था. मैं कलर चेंज करके मार्क कर देती हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेंटर एक्सटेंड्स पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम, तो ये हम पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम है पुलिस से रिलेटेड, तो हमें ये पता होनी चाहिए. The union government has approved the continuation of police modernization scheme for 5 years up to 2025-2026 with financial outlay of rupees 26,275 crore. ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा. कब तक करा है, 2025-26 तक. कितना पैसा लगा रहे हैं इस पर, फाइनेंशियल आउटले क्या है, रुपीज़ 26,275 करोड़. ठीक है. The Union Home Minister said the scheme included security-related expenditure in J&K, Northeast states and moist affected areas for raising new battalions, developing high-tech forensic laboratories and other investigation tools. A central outlay of this much has been earmarked for a security-related expenditure. The scheme comprises of all relevant sub-schemes that contribute to the modernization and improvement with a total center. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है. पहले दो पॉइंट्स जो हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे. It said provision has been made under the scheme for internal security law and order, adoption of modern technology by police, जैसे वो बोल ही रहे हैं, forensic lab setup होंगी. With the implementation of national policy and action plan for combating moist or left-wing extremists, incidents of violence have come down drastically. ठीक है ना. तो ये करने से जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ये कह रहे हैं. बट हमें ये दो पॉइंट्स ही अपने नोट्स में लिखने हैं और याद भी करने हैं. जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धमी, ठीक है, अनाउंसमेंट ऑन दैट द बीजेपी इफ वोटेड इन पावर विल फॉर्म अ कमेटी. तो ये पावर में तो आ गए हैं, तो इन्होंने बोला था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ये देखिए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का. आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसको यूसीसी भी बोलते हैं, कि जो अब देखिए आज की डेट में अगर आपको डाइवोर्स लेना है, आपको शादी करनी है, तो सबसे पहले वो क्या पूछेंगे कि भाई लड़का और लड़की हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, अलग रिलीजन से है तो अलग होगा. ठीक है. अगर प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी फैमिली में, सक्सेशन होगा, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है. तो इसको पर्सनल लॉज कहते हैं. ये जो मैरिज का हो गया, डाइवोर्स का हो गया, सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, इन सबको पर्सनल लॉज कहते हैं, जो कि रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें लगते हैं कि जिस कम्युनिटी को, जिस रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं. ठीक है ना. और अभी क्या है, ये अलग अलग है, डिफरेंट है. ठीक है. तो अगर ये सब कुछ सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम ही लगेगा, ये देखा ही नहीं जाएगा कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो, बस लॉ सेम रहेगा क्योंकि वो लॉ है. तो इससे क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ. तो ऐसा बोला जाता है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने की बात करी जा रही है. कहाँ पर, उत्तराखंड में लेकर आने की बात करी जा रही है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं और उनके सीएम ने भी बोल दिया कि अगर हम आते हैं पावर में तो हम भी यूसीसी लेकर आएंगे. तो पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो यूसीसी आर्टिकल 44 ये आपको पता होना चाहिए. और एक और बात, द प्रोमलगेशन ऑफ यूसीसी इमर्जेस एज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन एंड नॉट ड्यूटी ऑन दिस ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 44. इसका मतलब क्या है, देखिए जो आर्टिकल 44 है आपका, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है. क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब ये क्या होता है और इनका और क्या मतलब फ़र्क क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में, ये समझ लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या है कि अगर मतलब ये कुछ सेट ऑफ लॉज भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर कहीं तो ज़्यादा बढ़िया है कि अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा. ठीक है. बट ये कंपल्सरी नहीं है फॉलो करने कि अगर गवर्नमेंट कर सकते हैं तो कर दे. तो कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट को रास्ता दिखाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि आपको ऐसा लॉ बनाना चाहिए, ऐसे लॉज लेकर आओ. ठीक है ना. बट
अभी के अभी लेकर आने हैं या आगे कब लेकर आने हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल जो हमारी राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है ये समझ लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। और जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो बताओ, आर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल, आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल। तो हम ये समझ लेते हैं वंस एंड फॉर ऑल। देखिए जस्टिसेबल का मतलब होता है इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको किसी ने कैद कर लिया, ठीक है ना, आपको किसी ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, अपने पास रख लिया और कहा कि मुझे तुम इतनी पसंद हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जानता हूँ, कर सकता है वो? नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, बहुत सारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे पहले वायलेट हो रही है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो क्या करोगे, तुम्हारे माँ बाप या अगर तुम मैरिड हो तुम्हारा पति या तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कोई भी जाकर वहाँ पे फाइल कर सकता है केस कि भाई ये व्यक्ति गायब है, ठीक है ना, क्यों गायब है, ये कोई भी कुछ गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, वो जो है उनको क्या है, वो जस्टिसेबल है, क्योंकि अगर वो कोई वायलेट करता है तो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। वेयर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने तो बोल दिया कि ये तो मर्जी है स्टेट की, अगर वो मतलब वो अप्लाई करना चाहते हैं वो तो करें, नहीं तो नहीं, उनके ऊपर कोई जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। तो ये उनकी मर्जी है स्टेट की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है ना, दे आर नॉट जस्टिसेबल, मतलब दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। हम जाके कोर्ट्स ऑफ लॉ में लड़ नहीं सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, नहीं, क्योंकि बहुत क्लियरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर बोला गया है, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यूसीसी इमर्जेस एज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन एंड नॉट अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो क्या है, ड्यूटी नहीं है, बस इस मतलब लिख दिया है कि अगर ये कर सकते हो, अगर इस चीज़ के अराउंड लॉस बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी, ठीक है। अगेन डज स्टेट इन आर्टिकल 44 मीन द यूनियन और स्टेट्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठाए वो ये है कि क्या स्टेट्स अकेली अपना ये लॉ लेकर आ सकती है, आर्टिकल 44 यूसीसी अकेला लेकर आ सकती है, ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूसीसी लेकर आएगी। तो टेक्नैलिटी आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट टू इंक्लूड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड इवन लोकल अथॉरिटीज बिसाइड एंट्री 5 of the concurrent list in 7th schedule of the constitution empowers both the union and states to make laws on marriage, divorce, infants, minors, adoption, wills। तो वो कहते अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो कहते हैं कि सेक्शन क्या मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन ये पूछा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ सकते हैं यूसीसी। तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 12 जो स्टेट वर्ड को डिफाइन करता है उसके अंदर स्टेट भी इंक्लूडेड है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एंट्री 5 जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, इन द 7th शेड्यूल, वो कहती है कि यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट वो पता है ना कि 3 लिस्ट होते हैं, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो लॉज बना सकती हैं। बात क्लियर है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर फॉल करता है हमारा मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, जो ये सारी यूसीसी वाली चीज़ें हैं वो कहाँ पे फॉल करती है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो दोनों लॉज बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। तो इनका रास्ता लगभग क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। उत्तराखंड आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूसीसी भी बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है, 44 2 4 इकट्ठे हो गए तो याद करना भी इजी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉन जस्टिसेबल होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल का मतलब होता है इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। क्लियर है। 648 पुलिस स्टेशन लैक फोन कनेक्शन, पार्लियामेंट्री पैनल बहुत जरूरी। उत्तराखंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स डिड नॉट हैव फोन कनेक्शन इन 75 पुलिस स्टेशन, बाय जम्मू एंड कश्मीर had 79 police stations without telephone connection. In Punjab the number stood at 69, ठीक है। तो एक पैनल बना जिसके अंदर रिसर्च करेगी, तो 648 पुलिस स्टेशन में तो फोन कनेक्शंस ही नहीं है। अदर देन दिस द लार्जेस्ट शॉर्टफॉल वाज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 144 पुलिस स्टेशंस इन असम। तो ये बताया हुआ कि कहाँ पे फोन कनेक्शंस नहीं है। द कमिटी एक्सप्रेस्ड कंसर्न, ठीक है, द रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स। द कमिटी एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट इवन आफ्टर 15 years
only 17 states have either enabled the Model Police Act 2006. तो मॉडल पुलिस एक्ट क्या है? पेव द वे फॉर द वाइडर एंड अकाउंटेबल मोड ऑफ पुलिस फोर्सेस और अमेंडेड देयर एग्जिस्टिंग एक्ट। ठीक है ना, तो ये है। तो हमें ये चीज़ याद रख लेनी है कि 648 पुलिस स्टेशन ऐसे जिनके पास अभी तक फ़ोन कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है। 6 students were banned from entering a college in Karnataka, Udupi district for wearing a hijab, a head covering worn in public by some Muslim women. तो ठीक है ना, ये कहाँ पे हुआ? उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। तो अभी ये जो केस है हिजाब वाला, ये कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, मार्च वाले एडिशन में हम पढ़ेंगे, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट की भी आने वाली है। ठीक है। द इशू थ्रोज आप लीगल क्वेश्चंस ऑन रीडिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वेदर द राइट टू वेयर अ हिजाब इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। तो इसने एक बहुत बड़ा जो बवाल मचा दिया है कि क्या हिजाब जो है वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वो बताता है आर्टिकल 25 जो है, मैं कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब हमें अब कोई भी रिलीजन जो है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि ये है रिलीजन दूसरों को। इट इज़ अ राइट दैट हैज़ बीन guarantees a negative liberty, which means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom. However, like all fundamental rights, the state can restrict the right for grounds of public order, decency, morality, health and other state interest. तो स्टेट का क्या है? वो कहते हैं कि ये जो है, ये राइट जो है, जो स्टेट को ये प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी आपको तंग ना करे, आपको रोक ना सके अपने रिलीजन फॉलो करने से। ठीक है। बट स्टेट कब रोक सकती है? अगर वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ या स्टेट इंटरेस्ट को इफेक्ट करता हो। ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व्ड अ प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ सॉर्ट डिटरमिन what religious practice can constitutionally be protected and what can be ignored. In 1954, the Supreme Court in Shirur Math case that the term religion will cover all rituals and practice integral to a religion. The test to determine what is integral is termed as the essential religious practices test. तो essential religious practices test का जो ये टेस्ट था, ये कहीं ना कहीं शिरूर मठ वाले केस में लिखा गया, मतलब लेकर आए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो अलाउ करेंगे एक प्रैक्टिस को, कब अलाउ करेंगे? जब अगर वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, मतलब उसके बिना जो है वो रिलीजन अधूरा है, तभी वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कर्नाटका हाईकोर्ट वाली जजमेंट हम डिटेल में मार्च वाले एडिशन में डिस्कस करेंगे, ज़रूर देखना, आने वाली है वीडियो जल्दी। अमेंडमेंट्स टू मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस वर प्रपोज्ड। ठीक है ना। तो मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है, क्या होता है? बेसिकली जो प्रेसिडेंट है वो स्पीच देते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। और उसके ऊपर फिर वोटिंग होती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द अमेंडमेंट प्रपोजल मेंशन द गवर्नमेंट्स alleged यूज ऑफ पेगासस स्पाईवेयर एंड इट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो प्रेसिडेंट ने स्पीच दी उसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए। वो 2 अमेंडमेंट्स कौन से थे आप नोट कर लीजिए। पहला अमेंडमेंट तो था पेगासस स्पाईवेयर का। तो पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्या वो आप कि किसी भी गैजेट में, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप में घुस सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपका लैपटॉप, फ़ोन जो है वो असेस कर रहा है, एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से ले सकता है। तो पेगासस स्पाईवेयर तो ये है। और दूसरी चीज़ जो कहा गया, वो बोला गया कि हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, तो ये गवर्नमेंट का सही नहीं था, तो ये बोला गया। ठीक है। 2 अमेंडमेंट्स नोट कर ली। उसके बाद आर्टिकल 87 क्या? आर्टिकल 87 प्रोवाइड फॉर स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ये नोट कर लीजिए, आर्टिकल 87 क्या बोलते हैं? स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अब यह स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट क्या है कि जब जनरल इलेक्शंस होंगे, मतलब फ्रेश इलेक्शंस के बाद जब सारे बैठेंगे, नए नए मिनिस्टर बनकर आएंगे, सभी मेंबर्स आएंगे, तो उनको जॉइंटली राज्यसभा और लोकसभा को इकट्ठा बिठाकर प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। और ऐसा ही हर साल की बिगिनिंग में भी ऐसा एड्रेस होगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बिठाकर कौन एड्रेस करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो इस एड्रेस में क्या होता है? अब ये पढ़ने वाली बात है, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी की, गवर्नमेंट के आगे के क्या प्लान्स हैं, ये सब कुछ। स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज क्या? गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ठीक है। और जो स्पीच होती है वो कौन बनाता है? वो स्पीच गवर्नमेंट ने ही ड्राफ्ट बनाई होती है। मतलब बोल उनके और बोल कौन रहा है? बोल है गवर्नमेंट के, बोलते हैं प्रेसिडेंट।
ठीक है ना। तो ये है हमारा स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ओके, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस? ये हमने द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट विच कॉरस्पॉन्ड टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, मतलब जैसे वो ब्रिटेन में थ्रोन से स्पीच आती है वैसे, इज डिस्कस्ड इन। अब ये जो स्पीच है, ठीक है, ये डिस्कस क्या होती है, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कस होती है और उसको क्या कहते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या हो, मोशन ऑफ थैंक्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ थैंक्स जो है ये स्पेशल स्पीच पे, जो स्पेशल एड्रेस है उस पे जो डिस्कशन होती है, ठीक है ना, डिस्कशन ऑन स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, उसको क्या कहते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, इफ एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टेड देन द मोशन ऑफ थैंक्स इज अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है ना, अगर कोई अमेंडमेंट्स, अब हमारे यहाँ पे कौन सी दो अमेंडमेंट्स थी, एक तो पेगासस स्पाईवेयर की अमेंडमेंट बोली गई और एक कोविड-19 की अमेंडमेंट। वो कहते हैं कि अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाती है तो अमेंडेड फॉर्म में जो स्पीच है वो एक्सेप्ट वो होती है। ठीक है, amendments may refer to matters contained in the address as well as at the end of this discussion the motion is put up to vote, मतलब put to vote, तो vote होती है। ठीक है, अगर amendment हो जाए तो क्या होता है, अब उससे पता चलता है what is the significance of motion of thanks. The motion of thanks must be passed in the house, otherwise it amounts to defeat of the government. It is one of the ways through which Lok Sabha can also express a lack of confidence in the government. मतलब ये पास होना चाहिए, नहीं तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मोशन ऑफ थैंक्स पता चल गया, जो स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट है जो उसके ऊपर वोटिंग और डिस्कशन होती है उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑन डेथ पेनल्टी, पप्पू वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ अ मैन। कम्यूटेड मतलब देखो उसको डेथ सेंटेंस मिली थी, ठीक है ना, फिर डेथ सेंटेंस है, अब उसको क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। तो यही होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब चेंज कर देना टाइप ऑफ पनिशमेंट को, टू चेंज द टाइप ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम वन विद अनदर। ठीक है, अब ऑफ अ मैन आप कर लो डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कर दे, चेंज जो होता है पनिशमेंट टाइप का उसको कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है ना, तो ये पढ़ लेते हैं आप पहले। तो केस का नाम पप्पू वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ अ मैन कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब प्रूव हो गया कि भाई इसी ने ही ऑफेंस कमिट किया है। convicted of the rape and murder of 7-year-old girl to life imprisonment. The judgment may become a significant precedent to the anti-death penalty cause. Supreme Court commuted the death sentence to life imprisonment with the rider that he shall not be entitled to premature release or remission before undergoing actual imprisonment for a period of 30 years. मतलब उसको 30 साल तो जेल में निकालने ही पड़ेंगे, 30 years तो जेल में निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, the trial judges that Supreme Court advised the trial judges that it should not be swayed in favor of death penalty merely because of the dreadful nature of the crime and its harmful impact on the society. They should equally consider the mitigating factors in favor of life imprisonment. तो बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या, अब उसने रेप किया, वो भी एक 7 साल की 7 years old लड़की का उसका रेप किया और फिर उसको मार भी दिया, तो इसके पीछे कुछ होगा ना, दिमाग में कुछ है, मतलब क्या है मिटिगेटिंग फैक्टर्स की, वो ऐसा मतलब इतना क्रूअल वो कैसे बन गया, इतना नास्टी कैसे बन गया, तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा दे शुड कि डेथ पेनल्टी देने से पहले अब हमें क्या चीज़ें नोट करनी है, दे शुड नॉट बी, यहाँ से ये वाला पार्ट द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से माफ कर देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द ट्रायल जजेस दैट शुड नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी मेरी बिकॉज द ड्रेडफुल नेचर ऑफ द क्राइम एंड हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। दे शुड इक्वली consider the mitigating factors in favor of the imprisonment, life imprisonment. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रेफर टू, अब एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द evolution of the principle of penology and said the penology had grown to accommodate the philosophy of preservation of human life. तो कहते हैं preservation of human life भी एक concept है। कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मतलब गले में फंदा डाल के टांग दिया जाता है। कॉल्ड द डेथ पेनल्टी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर सेंटेंस टू डेथ आफ्टर कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ। ठीक है, तो गले में जो फंदा डाल के टांग दिया जाता है, मूवीज में हमने देखा होता है, वो होती है डेथ पेनल्टी। तो उसमें मिटिगेटिंग फैक्टर, ये जो मैंने रेड मार्क किया ये नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट। डेथ पेनल्टी पे जो प्रीवियस जजमेंट्स आ चुके हैं, देखिए ये 3 जजमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिंह में क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 21 में लाइफ डिप्राइवेशन मतलब किसी की लाइफ लेना तब तक अलाउड है, परमिसिबल है, अगर
आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करते हो। अगर जो प्रोसीजर के अंदर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा है वो कर रहे हो और फिर उसके जाके सारे प्रोसीजर्स फॉलो करके ये बनता है कि उसको डेथ पेनल्टी दो, तो वायलेट नहीं करता आर्टिकल 21 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द मर्डरस ऑपरेशन ऑफ अ क्रिमिनल jeopardizes social security in a persistent, planned and perilous fashion, then his enjoyment of fundamental rights may be rightly annihilated। तो वो कहते हैं कि अगर उसने दूसरे का सोसाइटी के अंदर उसने एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा वो कर दिया है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स का उसको कोई इंजॉयमेंट का हक नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोपाउंडेड द डिक्टम ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस अकॉर्डिंग टू विच डेथ पेनल्टी इज नॉट टू बी अवॉर्डेड एक्सेप्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस एंड द ऑल्टरनेट ऑप्शन इज अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज। ठीक है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस मतलब जब बहुत ज़्यादा बुरा है तब। ठीक है, ये बच्चन सिंह में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। मच्छी सिंह, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन कंसिडरेशन फॉर डिटर्मिनिंग वेदर अ केस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मतलब अब कैसे पता चले कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है या नहीं, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, बच्चन सिंह में, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कौन से केसेस माने जाएंगे वो कहाँ पे लिखा गया, मच्छी सिंह में। देखो ये दो जजमेंट्स नहीं भी याद करोगे चलेगा, बट ये दो लास्ट वाली याद करनी बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। मेरे जो दूसरे दो चैनल्स हैं मिस बीइंग और एग्जाम आयर, उसको प्लीज फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना उनको। एग्जाम आयर पे हम हर रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और वीकली रिविजन्स करते हैं। वहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स और ईजी कर दिया मैंने, MCQs, प्रैक्टिस सेशंस, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। तो एग्जाम आयर को जरूर सब्सक्राइब करना। मिस बीइंग हमारा मोटिवेशनल चैनल है, और अगर आप चाहते हो कि आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँ ये जो लीगल करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस कर रही हूँ, सेशंस कर रही हूँ, तो वो पेड है। मतलब ये सेशंस फ्री हैं, बट आपको PDF चाहिए तो वो पेड है। उसका लिंक और जब सब कुछ मैंने बताया हुआ इसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दैट्स इट, लॉगिन साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन। मार्च के सारे सेशंस जल्दी आ जाएंगे, आई एम वर्किंग ऑन देम। बाय एंड टेक केयर।